अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। आजकल बैंक स्टेटमेंट में चेक्स, डिपॉजिट स्लिप्स के अलावा ऑनलाइन पेमेंट्स एंड रिसीट्स का भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। तो डिस्क्रिप्शन में तो सिर्फ एक लाइन होती है और उसमें रेफरेंस नंबर होता है। उसको बेस बनाते हुए कंप्लीट बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनानी है कि हमारी बुक्स में क्या फ़िगर्स आ रही हैं, बैंक स्टेटमेंट में क्या आ रही है और फिर किस तरह से हमने एक्चुअली रिकॉन्सिलिएशन बनानी है। ये सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप सीखेंगे। प्रैक्टिस फाइल्स जो होंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और ये जो ट्यूटोरियल है एक्चुअली ये हमारे कोर्स की एक क्लास हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का हिस्सा बनना चाहें जिसमें आप फाइनेंशियल्स बनाना सीखते हैं, एक्सेल के रिलेटेड डेटा एनालिसिस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह, तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास डिटेल्स होंगी तो वो आप चेक कर लीजिएगा। तो अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटा को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और जहाँ पे मैंने बैंक रिकॉन्सिलिएशन का फॉर्मेट बनाया है मैं वहाँ पे आता हूँ। बाकी डेटा पे तो हम बाद में आएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक्चुअली मैंने 3 सेक्शंस बनाए हैं। एक हमारे पास बैंक साइड है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास आर बुक्स हैं जिसको कैश बुक आप कहते हैं वो है। तीसरा हमने चेक लगाया कि अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो हमारे आराइज हो जाए यहाँ पे। अच्छा, एक बात आप नोट करें कि ये जो आपके साथ ये ट्यूटोरियल शेयर किया जा रहा है ना, इट्स पार्ट ऑफ आर डेटा एनालिसिस विद एक्सेल क्लास, ठीक है। तो अगर आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें, इस ट्यूटोरियल के बाद आप देख के कि इसमें क्या आपको वैल्यू मिलेगी तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर हम सेक्शन ए की बात करें ना, तो जहाँ पे बैंक साइड हम देख रहे होते हैं और जहाँ पे हमने सबसे पहले लेके आना होता है बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली क्या बैलेंस आ रहा है वो यहाँ पे लेके आएंगे। बैंक स्टेटमेंट से वो बैलेंस आएगा, फिर उसको हमने अपनी बुक से मैच करना है कि भाई उसमें अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो हमें यहाँ पे नीचे पता चल जाए और फिर वो डिफरेंस कैसे रेक्टिफाई होगा, वही सारी रिकॉन्सिलिएशन है जो कि हमने करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, ये अभी हम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लेके आ रहे हैं। अभी हम यहाँ से इज इक्वल टू करके यहाँ पे हम आते हैं जी बैंक स्टेटमेंट में। यहाँ पे जो हमारे पास ओपनिंग वैल्यू आ रही है, ज़रा काइंडली आप नोट कीजिएगा। ओपनिंग वैल्यू को सबसे पहले हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है। ओपनिंग वैल्यू की हमारी सिलेक्शन हो गई, उसमें हमने प्लस कर देना है। जो हमारी क्रेडिट साइड आ रही है, जितनी क्रेडिट्स आ रहे हैं उसको हमने प्लस करना है और जितने डेबिट्स आ रहे हैं उनको आपने माइनस करना है। तो जितने में मैं फार्मूला लगा रहा हूँ आप ज़रा कोशिश करें कि मेरे से आगे बढ़ के आप फार्मूला लगाएं। इसमें मैं प्लस करने जा रहा हूँ, सम, टैब करेंगे, क्रेडिट साइड को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। फर्स्ट से लेके एट द एंड तक हमने क्या किया, इसकी सिलेक्शन कर ली, ठीक है। क्योंकि हमारे पास डेटा थोड़ा लेंथी है तो इसीलिए जब डेटा में ब्रेक्स हो तो टाइम लग जाता है नीचे ड्रैग होते हुए। सही, ये हमने सिलेक्शन कर ली, इसको आपने ब्रैकेट क्लोज कर दी और इसमें से आपने माइनस क्या करना है, जो हमारे पास डेबिट साइड आ रही है उसी लिए उसके लिए भी हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम का। टैब, डेबिट साइड पे आएंगे और यहाँ पे जो पहली हमारे पास डेबिट है वहाँ से लेके एट द एंड तक जितनी हमारे पास वैल्यूज़ हैं हम क्या करेंगे, उनकी सिलेक्शन कर लेंगे। ये हमने वहाँ पे उनकी सिलेक्शन कर ली और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार ये सिलेक्शन हो जाए ये, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है वो आ गया है। अभी हमने अपनी बुक्स का बैलेंस लेके आना है। उसका तरीकाकार भी वैसे ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बल्कि इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी आप क्या करेंगे, कैश बुक का भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है ना, ये सारा डेटा आपने अकॉर्डिंगली डाउनलोड कर लेना है, राइट। यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ रहा है कैश बुक में, हमारी कंपनी की बुक्स में, वो उसको उसमें हमने प्लस करना है क्या, हमारे पास जो भी रिसीट्स आ रही हैं, रिसीट में से हमने पेमेंट्स को लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरह से सम, टैब प्रेस करेंगे और अगर कोई फार्मूला का इशू यहाँ पे आपको नज़र आ रहा हो तो इस फार्मूला बार में आपने देखना है इसमें, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम जो जहाँ से पहली रिसीट शुरू हो रही है वहाँ से लेके एट द एंड तक हम सिलेक्ट कर लेंगे उसी तरह से जिस तरह से हमने बैंक स्टेटमेंट में किया, ताकि इसका जो बैलेंस है हमारे पास आ जाए, ठीक है जी। बड़ी इंटरेस्टिंग होगी और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आपने पूरी असाइनमेंट, ये जो ट्यूटोरियल या क्लास देख रहे हैं आपने ये 2 टाइम्स प्रैक्टिस करना है ताकि आपको सारा लिंक क्लियर हो। पहली बार पॉसिबिलिटी है कि कोई पॉइंट ना क्लियर हो आपका। ये इसमें हमने रिसीट्स को ऐड कर दिया, इसमें से अभी हम माइनस कर देंगे जो हमारे पास पेमेंट्स आ रही हैं, ठीक है जी। पेमेंट्स के लिए हम यहाँ पे आते हैं और अकॉर्डिंगली ये हमने सिलेक्शन कर लिया एट द एंड तक, ठीक हो गया जी। और इसको हम एंटर कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि जो हमारे पास बैलेंस एज़ पर बैंक स्टेटमेंट है और बैलेंस एज़ पर क्या है,
कैश बुक वो हमारे पास आ गया। और यहाँ पे हमने देखा कि एक की वैल्यू कितनी बनी 16.1 मिलियन और दूसरे की बनी 19.6 मिलियन। तो ये हमारे पास जो डिफरेंस अराइज हुआ वो हुआ है 3.5 मिलियन का। अब इसी डिफरेंस को हमने देखना है कि ये डिफरेंस हम कैसे सॉर्ट आउट करें। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बैंक स्टेटमेंट में आएंगे। इस फाइल में आपको एरर्स नज़र नहीं आएंगे उस तरह से, ठीक है। जो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम नज़र आएंगी वो हमारी बुक्स होंगी कैश बुक में, ठीक है। इसमें आप बैंक चार्जेस वगैरह होते हैं या कोई लाइक हमने कोई किसी चेक को कैंसिल कर दिया और बैंक ने उसको क्लियर कर दिया, जो कि बहुत उसके चांसेस कम होते हैं। इस तरह के कुछ एक दो पॉइंट्स आ जाते होते हैं। तो अकॉर्डिंगली सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि ये हमारे पास शीट में डेटा क्या अवेलेबल है। सबसे पहले डेट है, उसके बाद नरेशन है, डेबिट क्रेडिट और बैलेंस, यहाँ तक डेटा आपके पास अवेलेबल होता है, ये वाला। उसके बाद जितनी भी सारी वर्किंग है वो आपने खुद करना होती है। अभी यहाँ पे जो चैलेंज आता है ना, मुझे आता है कि आजकल चेक्स भी हैं, कैश भी है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इनवर्ड आउटवर्ड, वो आजकल ऑनलाइन काफ़ी ट्रांसफ़र ये लोग यूज़ करते हैं। तो रिकॉन्सिलेशन थोड़ी सी एडवांस हो गई है, तो उसको हमने कैसे कैटर करना है अकॉर्डिंगली देखते हैं। सबसे पहले हमने ये जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है ना, इसमें हमारे पास ये आप कुछ न्यूमेरिक फिगर्स देख रहे होंगे, ये हमने सॉर्ट ये निकालने हैं। ये कैसे निकालने हैं, ये छोटी सी आपके लिए असाइनमेंट भी होगी। ये जो शीट मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसमें फार्मूला लगा हुआ होगा, थोड़ा सा मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ। इसमें ना हमने पहली डैश का पॉइंट, दूसरी डैश का पॉइंट और फिर ये रेफरेंस नंबर निकाला है। पहली डैश में एक्चुअली हमने ये किया है कि भाई देखें, इस पूरी आप जो भी आपके पास ये डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, इसमें आप देखें हो सकता है डैश ना हो, कोई और हो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फार्मूला को उसी तरह से चेंज करके जहाँ पे मैंने ये डैश के इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, जो भी साइन होगा वो साइन बना के उसके इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे तो उसी को सर्च करेगा, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, शीट आपको एज इट इज़ मिलेगी, आपने यहाँ रेफरेंस नंबर से ही आगे स्टार्ट करना है, लेकिन ये आपके लिए छोटी सी असाइनमेंट है। पहले हमने क्या किया, इस नरेशन में से पहली उसने डैश सर्च की, फिर वो लोकेशन, फिर उसने दूसरी डैश की लोकेशन सर्च की और फिर यहाँ पे उसने ये अकॉर्डिंगली मिड का फॉर्मूला लगा के ये रेफरेंस नंबर निकाला है। तो ये आपने देखना है, फॉर्मूला लगा के तो निकाल लेंगे, बट इसकी लॉजिक क्या है ये आपने अच्छी तरह इसके ऊपर वर्किंग करनी है। अगर ना हुआ तो मैं आपके साथ छोटा सा एक इसका क्लिप शेयर करूँगा, बट देखते हैं कि आप क्या करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें हमने एक्चुअली करना क्या है, हमने जब यहाँ पे रेफरेंस नंबर एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसमें रेफरेंस नंबर में चेक नंबर भी है, वाउचर नंबर भी है, डिपॉजिट स्लिप नंबर भी है, सारा कुछ है, ठीक है, जो हमारे पास इस रेफरेंस नंबर में नरेशन में आ रहा था। अभी हमने इसको बेस बनाते हुए, ये जो मैं इसको हाईलाइट करने जा रहा हूँ, इसको बेस बनाते हुए जनाब हमने ये देखना है कि क्या ये जो रेफरेंस नंबर है कि क्या हमारे कैश बुक में इसकी वैल्यू अवेलेबल है, कैश बुक के वाउचर में, चेक में, और फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जो लॉग हमने बनाया हुआ है, क्या वहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही। तो एटलीस्ट मिसाल के तौर पे यहाँ पे तीनों चीज़ें एक में तो नहीं होंगी ना, इस बात को ज़रा अंडरस्टैंड करें। अगर यहाँ पे मेरे पास एक ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिट, अभी कैश डिपॉजिट में सिर्फ स्लिप नंबर होगा, मिसाल के तौर पे ये होगा यहाँ पे ना, ये कैश वाउचर होना चाहिए, यहाँ ना तो चेक नंबर होना चाहिए, ना लॉग ये ऑनलाइन में होना चाहिए। तो हमने ये देखना है कि एटलीस्ट ये जो अभी हम यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, एटलीस्ट किसी एक में ज़रूर हो। अगर नहीं होगा तो साफ ज़ाहिर है कि हमारी बुक्स में वो नहीं है, जो कि यहाँ पे हम समरी बनाएंगे आगे, ठीक है। इसकी लॉजिक समझ आ गई है। अभी सिंपल वे में फॉर्मूला लगा के हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसका ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और करना एक्चुअली क्या है, हमने ये देखना है कि सबसे पहले कॉलम में कि भाई ये जो रेफरेंस नंबर आ रहे हैं क्या हमारी कैश बुक के वाउचर के कॉलम में ये फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद जो दूसरा कॉलम है कि कैश बुक के चेक नंबर वाले कॉलम में कि फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तीसरे में जो हमने ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का लॉग बनाया है, क्या इसमें ये वाले रेफरेंस नंबर फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू काउंट इफ का सिंपल सा फॉर्मूला हमने यूज़ करना है। रेंज कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जहाँ से हमें डेटा चाहिए, कैश बुक से हमें डेटा चाहिए। और करना क्या, हमने वाउचर नंबर को देखना है। वाउचर नंबर जहाँ पे आ रहे हैं वहाँ से पहले वाउचर नंबर से लेके एट द एंड तक आप इसकी सिलेक्शन कर लें, ठीक है। और ये जहाँ तक इसको आप साथ फिक्स कर लेंगे, देन कॉमा प्रेस करें और यहाँ पे आपको क्राइटेरिया बताना है। क्राइटेरिया आपको ये मिलेगा रेफरेंस नंबर बैंक स्टेटमेंट में से पहला जहाँ पे रेफरेंस नंबर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे फ्रीज पेन का हमने यूज़ किया हुआ है, तो मेक श्योर यहाँ पे पहली वैल्यू ही आप स्टार्ट कर रहे हो। फिर कहेंगे कि सर आपका तो रिज़ल्ट और आ रहा था, हमारा और आ रहा था। ये नहीं, अभी ये 0 1 का क्या मतलब है, 0 1 0 1 0 1 का मतलब ये है कि जहाँ पे 1 आ रहा है कि यस ये वाली पर्टिकुलर रेफरेंस नंबर आपके कैश बुक के उस पर्टिकुलर कॉलम में है। अगर 0 का मतलब है तो नहीं है। क्लियर, आगे फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू काउंट इफ। अभी हमने चेक नंबर को देखना है, टैब प्रेस करते हैं और यहाँ पे कैश बुक में जाएंगे
अभी पहला कॉलम डेट है, दूसरा वाउचर नंबर, तीसरा चेक नंबर। अभी चेक नंबर के कॉलम को देख लेते हैं एट द एंड तक, जहाँ जहाँ पे हमारे पास ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है वहाँ तक हम इसकी सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है जी। जहाँ पे डेटा में ब्रेक्स हो वहाँ पे ना ड्रैग करते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, टाइम लग जाता है, तो इसको आपने देख लेना अकॉर्डिंगली। साथ इसको फिक्स करेंगे कॉमा, और साथ हमने बैंक स्टेटमेंट में जाके और यहाँ पे जो हमारे पास ये रेफरेंस नंबर हमारे पास क्राइटेरिया है, इसको सिलेक्ट करके एंटर करेंगे और इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अभी हमने 2 चेक लगा लिए। अभी हम ऑनलाइन जो लॉग है उसको देख लेते हैं। अच्छा, ऑनलाइन के लिए यहाँ पे सेपरेट शीट अवेलेबल है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कैश बुक में ही ऑनलाइन की यहाँ पे उन्होंने एक कॉलम बना दिया हो या हमारे सेपरेट डेटा भी अवेलेबल हो, तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन कि हमारे पास किस तरह का डेटा अवेलेबल है। फॉर्मूला सेम ही होगा, इज इक्वल टू काउंट इफ। ठीक है जी, रेंज सिलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में जाके पहले रेफरेंस नंबर से लेंगे एट द एंड तक, इसको सिलेक्ट कर लिया हमने। F4 करेंगे फिक्स करने के लिए, कॉमा प्रेस करेंगे। उसी तरह से कैश बुक में आके जो हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस नंबर बनता है मैच की में, कि हम सॉरी कैश बुक में नहीं बैठे, हम बैंक में बैठे हुए हैं, तो बैंक में, ये बैंक में बैंक स्टेटमेंट में हमने करना है। तो बैंक स्टेटमेंट में हमने क्या कर लिया, इसका क्राइटेरिया बता दिया और एंटर कर दिया। इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। ठीक है जी। अभी हमने यहाँ पे एक चेक लगाना है। चेक हमने क्या लगाना है कि भाई आप यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि देखो इन तीनों सेल को, अगर किसी एक सेल, ये तीनों सेल का हम टोटल कर लें, एक सेल में छोड़ें, तीनों को टोटल कर लें और टोटल जो है वो 0 से बड़ा हो, मतलब 1 हो। इसका मतलब क्या होगा कि हमारी बुक्स में है। अगर वो 1 नहीं है और 0 से 0 है तो साफ ज़रा कि वो हमारी बुक्स में नहीं है। तो पहले हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू इफ़ टैब प्रेस करेंगे और हम ये कहेंगे कि भाई आप इस रेफरेंस नंबर को देखो, अगर ये सेल 0 के इक्वल है, अगर ये सेल ब्लैंक है, देन आप यहाँ पे ब्लैंक ही हमें वैल्यू दे दो। अदरवाइज़ दोबारा हम यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे उसको कहेंगे कि भाई आप इस सेल को ऐड करो प्लस दूसरे सेल को ऐड करो प्लस इस सेल को ऐड करो। अगर ये तीनों को ऐड करके अगर ये 0 से ग्रेटर हों देन क्या होगा, देन यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख दो इन बुक्स। ठीक है, इन आर बुक्स। अगर ये वैल्यू ट्रू हो, और अगर ऐसा ना हो, मतलब ये है कि क्या ना हो, तीनों वैल्यू को ऐड करें और ये 0 से ग्रेटर ना हो 0, तो फिर क्या करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में नॉट इन बुक्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है वो इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना है और इसको आप एंटर कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखें और इसको आप नीचे की तरफ ड्रैग कर दें। अभी यहाँ पे ना किसी भी एक जगह पे हेडिंग में रहते हुए यहाँ पे आप आएँ सॉर्ट एंड फिल्टर में और फिल्टर लगा दें। यहाँ पे मैं इन बुक्स वाले में जगह पे आता हूँ, अनचेक करता हूँ और सिर्फ नॉट इन बुक्स जो है ना मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, विच इज़ दिस। ठीक है, अब इसने हमें ये 2 वैल्यू उठा के दे दी भाई। एक तो यहाँ पे डेट इसकी ये है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट जो है ना डेबिट हुई है, और इसके बाद ये रेफरेंस नंबर हैं जो कि हमारी बुक्स में नहीं है। ये देखें 0 0 है, 0 0 0 0, मतलब ना ऑनलाइन में है, ना चेक बुक वाली में जगह पे है, और ना ही वाउचर में है। तो इसको तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, एक और मैंने यहाँ पे काम किया, वो काम मैंने ये किया है कि जब हमें पता चल जाए कि नॉट इन बुक्स है, तो नॉट इन बुक्स की भी कोई वजह ही होगी ना। तो यहाँ पे मैंने 4-5 सिनेरियो यहाँ पे बनाए हैं। डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे हम आएंगे ना तो यहाँ पे आपको ये ड्रॉप डाउन एरो का बनेगा, ये इनबिल्ड होगा, मैंने ये बना के रखा है यहाँ पे। इसी में कोई और नाम चेंज करना चाहिए आप कर सकते हैं कि इसकी क्या वजह है, इसकी क्या वजह है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे, इसी से हमें कुछ आइडिया हो जाना चाहिए कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो दूसरी है, ये जो 3850 की वैल्यू, ये है जी बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस की एडजस्टमेंट उस तरह से हम नहीं करते, ये बैंक स्टेटमेंट से हमें पता चलता है, जिसको हम बाद में रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो बैंक चार्जेस हमें पता चल गया। उसके बाद हमें ये पता चल गया कि चेक पेड फवाद स्टील ट्रेडर 4468, चेक नंबर भी बता दिया गया कि 5 लाख ये क्लियर हुआ है। अभी ये हमारी बुक्स में क्यों नहीं है, इसको ज़रा हम ना एक काम करते हैं, चेक रजिस्टर जो है ना वहाँ पे जाके इस चेक नंबर को एक बार सर्च करते हैं, 4468 को, कंट्रोल F 4468 एंटर करते हैं। ये एंटर कर लिया, इसको मैं ज़रा हाईलाइट भी कर लूँ और इसको इस तरह से आपने लिंक करना है एक्चुअली।
ये हमें बता रहा है कि भाई 4468 चेक है, 10 मार्च को ये इशू हुआ था और ये हमने कैंसिल कर दिया। हमने कैंसिल किया, बैंक को एडवाइस किया कि ये कैंसिल कर दें, लेकिन कैंसिल एडवाइस के बावजूद जो है कि क्या है कि जो है बैंक ने वो क्लियर कर दिया। तो अभी इसको हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दोबारा बैंक स्टेटमेंट में आते हैं और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जिस तरह मैंने आपको बताया डेटा वैलिडेशन के थ्रू कुछ मैंने इनके रीज़न यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं कि भाई इन नॉट इन बुक्स की क्या वजह हो सकती है। पहला क्या है कि ये मैंने यहाँ पे 4 चीज़ें मेंशन की हैं, बैंक चार्जेस, सस्पिशियस, डायरेक्ट क्रेडिट नॉट वे ऑनलाइन या अदर के लिए क्या होगा कि डुप्लीकेट वगैरह को ट्रांजैक्शन हो जाएगी। आप इनके नाम चेंज कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। यहाँ पे जो पहली है वो सस्पिशियस है, इसको हम देखेंगे, और दूसरी क्या है कि बैंक चार्जेस हैं, तो यहाँ पे मैंने बैंक चार्जेस को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, क्लियर है, ओके, कोई इशू वाली बात तो नहीं है। अभी हम आगे क्या करते हैं कि एक बार इसको आप फिल्टर आउट कर लें। चलें जी, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा मकसद था वो हमने कर लिया। अभी आते हैं हम कैश बुक में, जहाँ पे ज़्यादा मसाइल होंगे। यहाँ पे क्या है, डेट है, उसके बाद वाउचर नंबर है या स्लिप नंबर है, चेक नंबर है। ये दोनों कॉलम एक में भी हो सकते हैं, अगर दोनों एक में ही हो जाए तो क्या ही बात है, लेकिन अगर सेपरेट हो तो साफ ज़रा कि हमें एक मैच की बनाना पड़ेगी कि क्या हो कि सबसे पहले हमने देखना है कि भाई यहाँ पे जो चेक नंबर में जो नंबर आ रहा है वो आ रहा हो। अगर जहाँ पे चेक नंबर ना हो वहाँ पे वो वाउचर नंबर या स्लिप नंबर उठा ले। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कोई ऐसा फार्मूला लगाना पड़ेगा जिससे हम मैच की बनाएं। सिंपल सा फार्मूला है, वो देख लेते हैं। इज इक्वल टू, इफ़ टैब प्रेस करेंगे, लॉजिकल टेस्ट क्या है, लॉजिकल टेस्ट हम ये बताएंगे कि भाई ये आप देखो, ये चेक नंबर वाला बता रहा हूँ क्योंकि पहले हमें ये चाहिए, उसके बाद हमें वाउचर नंबर चाहिए। हम कहते हैं कि अगर ये इक्वल नहीं हो, किसके इक्वल ना हो, अगर ये इक्वल ना हो 0 के या ब्लैंक के अगर इक्वल ना हो, देन आप क्या करो, देन आप इसी को उठा दो। मतलब अगर यहाँ पे ब्लैंक ना हो तो आप यही दे दो, जहाँ पे वैल्यू हो तो फिर आप यही दे दो। अदरवाइज़ आप क्या करो, अदरवाइज़ आप हमें ये जो बी का ये जो वाउचर नंबर स्लिप नंबर है ये उठा के दे दो। हमने एंटर किया और इसको डबल क्लिक कर दिया, इसको सेंट्रल लाइन कर देते हैं। ठीक है जी, तो हमें यहाँ पे जो मैच की है वो हमें मिल गई। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखना है कि ये जो मैच की है, ये जो हमने फाइंड आउट किया, क्या ये बैंक में आ रही है या नहीं आ रही। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, क्या ये बैंक के रिकॉर्ड में है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू, और ये प्रैक्टिस आपको 2 बार करना होगी इस ट्यूटोरियल की, जिस तरह मैंने आपको बताया। काउंट इफ़, रेंज बताएंगे, रेंज कहाँ से हमने देखनी है कि ये मैच की क्या बैंक में है या नहीं है। तो हम बैंक में जाएंगे, रेंज हमने ऑलरेडी क्या है कि ये जो रेफरेंस नंबर एक्सट्रैक्ट किया है इसी को हम सिलेक्ट करेंगे रेंज, इसको हम कर देंगे फिक्स, कॉमा प्रेस करेंगे और क्राइटेरिया कैश बुक में क्या होगा हमारा क्राइटेरिया, ये जो हमने मैच की निकाली है और इसको एंटर कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे 1 आ रहा है मतलब ये है कि वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी आ रहा है, अगर 1 नहीं है तो इसका मतलब है वहाँ पे 0 है। ठीक है, नहीं है मतलब बैंक स्टेटमेंट जहाँ पे 0 आ रहा है, सॉरी, वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट वो पर्टिकुलर मैच की के अगेंस्ट कोई ट्रांजैक्शन नहीं आ रही हमारे पास। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या चाहिए, हमें बैंक का डेबिट चाहिए, बैंक का जो क्रेडिट अमाउंट है वो चाहिए। ये क्यों चाहिए उसको भी हम आगे देखते हैं, पहले फार्मूला लगा लेते हैं। इज इक्वल टू सम, इफ़ का फार्मूला यहाँ पे लगेगा, टैब प्रेस करेंगे। यहाँ पे रेंज क्या है, बैंक स्टेटमेंट में आते हैं, रेंज हमारे पास क्या है, रेंज हमारे पास यही है, ये हमने सेलेक्ट किया, इसको फिक्स कर देंगे। साथ हमारा जो क्राइटेरिया है वो कहाँ से पता चलेगा, कैश बुक में जो हमारे पास ये मैच की है, देन कॉमा और सम रेंज, कहाँ से आपने सम करना है। सबसे पहले हमें डेबिट अमाउंट चाहिए, तो बैंक स्टेटमेंट में जो डेबिट वाली साइड है, पहली अमाउंट से लेके जहाँ तक हमारे पास डेबिट्स अमाउंट्स आ रही हैं उनको हम यहाँ पे सम कर लेंगे। ठीक है जी, एट द एंड तक हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ये हमने यहाँ पे इसकी सिलेक्शन कर ली, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ये हो गया। और एक और हमने काम करना था, F2 करके, ये जो हमारे पास ये आ रहा है ना, ये इसको हमें फिक्स भी करना है, ये बैंक स्टेटमेंट वाली वैल्यू को। ठीक है, एंटर कर देंगे और इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। क्लियर है जी। इसी तरह से जल्दी से आप जो क्रेडिट साइड है उसका सम निकालें, सम इफ, यहाँ पे आएंगे, ये हमारे पास रेंज है, फिक्स कर देंगे इसे, कॉमा, हमारे पास उसके बाद जो मैच की है वो हमने सिलेक्शन की उसकी, देन कहाँ से हमें सम चाहिए, हमें चाहिए क्रेडिट अमाउंट, जहाँ जहाँ पे क्रेडिट वैल्यू है वो सिलेक्ट करेंगे। लाइक वो मैच की देखेगा, जहाँ पे वो मैच की होगी ना उसको हमें वो डेबिट हो या क्रेडिट हो वो हमें सम करके वहाँ पे वो दे देगा।
ठीक है जी, ये हमने ये काम भी कर लिया और इसको साथ फिक्स करें, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर कर दें। हमारे पास डेबिट अमाउंट आ गई और उसके बाद जो हमारे पास जो क्रेडिट अमाउंट है वो भी हमारे पास आ गई, राइट। उसके बाद हमने एक और काम करना है, हमने ये देखना है कि भाई ये वाली जो मैच की है, ज़रा ये पॉइंट ज़रा गौर से समझिएगा। एक सेकंड, मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है हमसे। एक सेकंड दीजिएगा ज़रा। 67 ठीक है, ओके ऑल राइट। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो हमारे पास ये जो मैच की है, ये हमारे पास इसी पूरे डेटा में इसकी अक्रेंस का क्या हिसाब है। क्या मतलब कि मैच की कहीं पे रिपीट तो नहीं हो रही। उसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ का हमारा फार्मूला होगा, रेंज हम सिलेक्ट करेंगे यही। एक बार हम आप इसको पहले सेल पे क्लिक करेंगे, देन आपने शिफ्ट प्रेस करके कॉलम वाले साइन को क्लिक करना है तो दोबारा से H6 आ जाएगा, ये हमारी रेंज हो गई। कॉमा प्रेस करके और हमारा क्राइटेरिया भी यही है, और जो पहला H6 होगा इसको आप F4 करके फिक्स कर दें। ये हमने क्यों किया है, पहले फार्मूला लग जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। एंटर करते हैं। देखिए एक्चुअली हुआ यहाँ पे ये है कि लेट से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और F2 कर दिया। इसने क्या किया कि इस सेल तक पहले मैच की से लेके इस सेल तक इसने सिलेक्शन की और इसमें देखा कि क्या ये पर्टिकुलर सेल रिपीट तो नहीं हो रहा, नहीं। तो हमें इसलिए हमने ये फार्मूला लगाया गया। अगर हम काउंट इफ करके एट द एंड से लेके जहाँ स्टार्ट से लेके एंड तक डेटा सिलेक्ट कर लेते फिर क्या होता, और लेट से अगर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों वैल्यू सेम होती तो यहाँ पे भी मैं 2 मेंशन करता, यहाँ पे भी 2 मेंशन करता, जिससे डुप्लीकेट डबल काम हो जाता। ठीक है, अभी इसका मतलब ये होगा कि जहाँ पे वैल्यू 1 आएगी इसका मतलब है कि वहाँ पे एक ट्रांजैक्शन ही हुई है, और जहाँ पे वैल्यू 2 आएगी मतलब ये है कि वहाँ पे डुप्लीकेट हुआ है। ठीक है जी, क्लियर है बात। अभी हम आगे बढ़ेंगे और डुप्लीकेट एक्सेस जो है उसका फॉर्मूला लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि अगर डुप्लीकेट हुआ है तो वहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट कितनी थी, इज इक्वल टू, ठीक है, इफ़ टैब प्रेस करें और यहाँ पे एंड, जहाँ इफ़ और एंड का फॉर्मूला हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हमने इसको लॉजिकल टेस्ट एक से ज़्यादा बताने हो। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने उसको ये कहना है कि भाई आप ये वैल्यू देखो, अगर ये इक्वल ना हो ज़ीरो के, ठीक है, अगर ये ज़ीरो के इक्वल ना हो फिर आप क्या करो, बल्कि एक तो ये लॉजिकल टेस्ट हो गया ना, ये पहले आप ये देखो कि ये वाला जो पर्टिकुलर जहाँ जहाँ पे ये क्रेडिट अमाउंट आ रही है कि ये ज़ीरो के इक्वल ना हो। ठीक है, ओके, उसने देख लिया। दूसरा लॉजिकल टेस्ट क्या है, दूसरा लॉजिकल टेस्ट हमारा ये बनता है कि ये हमारे पास ये जो अक्रेंस आ रही है आप ये देखो, और ये अगर ग्रेटर देन 1 हो, पहला ये कि अगर ये ज़ीरो के इक्वल ना हो, और फिर क्या है कि ये ग्रेटर देन 1 हो, मतलब यह है कि यहाँ पे एक वो वैल्यू डुप्लीकेट हुई हो, तो फिर ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा करके वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ट्रू हो, अगर ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो तो फिर आप हमें यही F6 हमें ये वैल्यू दे दो जो पेमेंट साइड पे आ रही है, अदरवाइज़ यहाँ पे हमें ज़ीरो आप उठा के दे दो, एंटर कर देंगे। यहाँ पे अभी क्या हुआ, इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। एक काम और मैं करता हूँ कि यहाँ पे रहते हुए दोबारा से हेडिंग में आके सॉर्ट एंड फिल्टर में आते हैं, और सॉर्ट एंड फिल्टर में आके यहाँ पे हम फिल्टर पे क्लिक कर लेते हैं। डुप्लीकेट एक्सेस में आते हैं तो यहाँ पे आप देखें अनचेक करके यहाँ जहाँ जहाँ पे ये वैल्यू आएगी यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप देखें गौर से, ये अक्रेंस यहाँ पे 2 आ रही है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है 4456 रिपीट हुआ है, और डुप्लीकेट एक्सेस की जो अमाउंट है वो ये है। ये आपको पता चल गया, ओके ऑल राइट। उसके बाद हमें क्या पता चाहिए, हमें यहाँ पे रेलिवेंट जो बैंक अमाउंट है वो हमें चाहिए, उसको फाइंड आउट करेंगे हम, उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे होंगे, ज़रा गौर से देखिएगा। इज़ इक्वल टू इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे और हम उसको ये कहेंगे कि भाई आप ये क्रेडिट साइड देखो, अगर ये F6 नॉट इक्वल देन लेस देन इक्वल टू, मतलब अगर ये इक्वल ना हो ज़ीरो के, तो फिर आप क्या करो, फिर आप ऐसे करो कि जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है जे वाले में, ये मैं उठा के दे दो, अदरवाइज़ यहाँ पे जो हमारे पास के कॉलम में वैल्यू आ रही है ये आप हमें उठा के दे दो। ठीक है जी, क्लियर है, और इसको आप एंटर कर दें।
नीचे की तरफ आप इसको ड्रैग कर दें अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। ये उसने हमें ये वैल्यू दे दी। ये रेलिवेंट बैंक अमाउंट हमने फाइंड आउट कर ली, बट ये वैल्यू हमने निकाली क्यों है? पहले आप ये समझें कि डुप्लीकेट एक्सेस के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले अक्रेंस देखी, अगर जहाँ पे 1 आ रहा है तो मतलब डुप्लीकेट नहीं है, जहाँ पे 2 आ रहा है वहाँ पे डुप्लीकेट है, और फिर उसको माइंड में रखते हुए हमने डुप्लीकेट एक्सेस निकाला कि यहाँ पे हमें पता चल गया कि एक हमें ट्रांजैक्शन मिली है 3,40,000 की जो कि डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट के अलावा कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारी बुक्स में ये जो कैश बुक है, यहाँ पे ये जो हमारे पास रिसीट पेमेंट बैलेंस है, या जो हमारे पास अभी ये जो बैंक बैलेंस के डेबिट क्रेडिट है, और ये जो हमने रेलिवेंट बैंक अमाउंट निकाल ली है, कि इसमें वेरिएंस हो बैंक के अमाउंट में और हमारी जो रिकॉर्डिंग है उसमें वेरिएंस आ जाए, तो उसको हम कैसे बनाएंगे? उस पर्पज़ के लिए हमने एक्चुअली ये रेलिवेंट बैंक अमाउंट निकाली है। बट उससे पहले कि मैं वेरिएंस निकालूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है कि बैंक अमाउंट जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है, ये दोनों साइड पे फिगर्स आ रही हैं, यहाँ पे हमने कोई ना कोई गलती की है। पहले मैं इस फॉर्मूला को देख लूँ, डेबिट वाली साइड पे सम इफ लगा के बैंक स्टेटमेंट से हमने ये देखा, और उसके बाद हमने क्या किया, एक सेकंड दीजिएगा ज़रा, ये हाँ, ये सम इफ लगा के हमने बैंक स्टेटमेंट वाली साइड से ये सारा काम किया है, क्राइटेरिया कैश बुक से और सम रेंज बैंक स्टेटमेंट से है, ऑल राइट। और उसके बाद जो क्रेडिट साइड है उसमें बैंक स्टेटमेंट से उसकी रेंज है, ये क्राइटेरिया कैश बुक से है, और सम रेंज हमने गलती कर दी, सम रेंज को हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे जो पेमेंट साइड है उससे हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो गलती तो होनी थी, तो इस फॉर्मूला को हमें चेंज करना पड़ेगा। मैं पहले इसको एक बार इसको इसी को F2 कर लेते हैं, और जो हमारे पास ये जो क्राइटेरिया तक ठीक है, उसके बाद हम बैंक स्टेटमेंट में जाते हैं। जो क्रेडिट साइड हमारे पास यहाँ पे आ रही है उसकी हम सिलेक्शन कर लेते हैं फ्रॉम जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है उससे लेके एट द एंड तक, तो फिर हमारा जो फॉर्मूला बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये हमने यहाँ तक इसकी सिलेक्शन कर ली, F4 और एंटर कर लिया। हाँ, ये देखें, अभी हम यहाँ पे इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये अकॉर्डिंगली जो हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल ठीक हो चुका हुआ है। अभी हम यहाँ पे वेरिएंस अमाउंट निकालेंगे, और वेरिएंस अमाउंट के लिए ना हमने यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज देने हैं। वेरिएंस अमाउंट पहले पर्पस देखें, हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी बुक्स में और बैंक में जो अमाउंट्स है क्या उसमें वेरिएंस तो नहीं आ रहा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू इफ़ एंड की हम कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट जो है ना मल्टीपल देंगे। सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि भाई जो पेमेंट साइड में जो F6 है, ये आप देखो, अगर ये 0 के इक्वल ना हो देन आप क्या करो, देन तो बाद में बात है, हम एक और कंडीशन लगा रहे हैं। पहले आप ये देखो कि भाई ये F6 0 के इक्वल नहीं है, ऑल राइट। उसके बाद आप ये देखो कि ये जो I8 है ये इक्वल है 1 के, मतलब इस जो मिसाल के तौर पे बैंक में जो इसकी एंट्री है वो हो चुकी हुई है, कॉमा प्रेस करो। उसके बाद जो तीसरा लॉजिकल टेस्ट है वो क्या है, वो है कि यहाँ पे जो ऑकरेंस है इसकी ये मैच की वो भी इज इक्वल टू 1 है, मतलब कि वहाँ पे कोई डुप्लीकेट नहीं है, क्योंकि डुप्लीकेट तो ऑलरेडी हम यहाँ पे काउंट फॉर कर चुके हैं। एंड चौथा यहाँ पे जो टेस्ट लगाने लगे हैं वो ये कि ये जो रेलिवेंट बैंक अमाउंट है ये इक्वल नहीं है किसके भला, ये पेमेंट साइड के। हमने यहाँ पे 4 लॉजिकल टेस्ट लगा दिए हैं। सबसे पहले हमने कहा कि ये सेल 0 के इक्वल ना हो, लाइक ब्लैंक ना हो, ठीक है। फिर आप उसके बाद ये देखो कि ये 1 के इक्वल हो। देन हमने कहा कि जो कैश बुक में ये जो मैच की आ रही है ये भी डुप्लीकेट ना हो, और फिर हमने कहा कि ये जो N6 हमने रेलिवेंट बैंक अमाउंट निकाली है ये भी F6 के इक्वल ना हो। अगर ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, फिर अब क्या करो कि इस N6 में से माइनस कर दो, क्या कर दो, ये पेमेंट वाली साइड। इससे क्या होगा कि जो इसका डिफरेंस होगा वो हमें पता चल जाएगा। कॉमा प्रेस करेंगे, अदरवाइज आप 0 कर दो। यहाँ पे आपका ये सवाल ज़रूर हो सकता है कि सर आप डायरेक्ट N6 में से F6 क्यों नहीं माइनस करते। आप करके देख लीजिएगा, यहाँ पे ये जो दो वैल्यूज़ आ रही हैं जहाँ पे ये डेबिट क्रेडिट का मसला है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये सिनेरियो यूज़ किया। तो यहाँ पे हमने ये किया वेरिएंस, और यहाँ पे इसको ड्रैग कर देंगे। एक बार यहाँ पे आप वेरिएंस पे क्लिक कर लें, सबको अनसेलेक्ट करके 180, ये हमारा वेरिएंस आ रहा है। वेरिएंस का क्या मतलब, पहले इसको समझें। पेमेंट साइड पे हमने क्या ट्रांजैक्शन किया, 2,45,000 की एंट्री डाली है पेमेंट साइड पे, और इसकी जो बैंक डेबिट हुआ है, जो बैंक ने डेबिट किया वो किया है 4,25,000। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ है। तो यहाँ पे ये जो एक वेरिएंस हमें यहाँ पे शो हो रहा है, तो डुप्लीकेट भी हमें शो हो गया यहाँ पे और वेरिएंस भी शो हो गया। अभी लेकिन यहाँ पे हमने ना एक स्टेटस भी बनाना है। ठीक है, अभी स्टेटस में क्या बनाएंगे ज़रा गौर से आपने वो भी देखना है। स्टेटस में हमें ना 2-3 चीज़ें अब एक्चुअली मेंशन करनी है। सबसे पहले फॉर्मूला लगाता हूँ, फिर साथ साथ चीज़ें क्लियर होंगी। इज इक्वल टू इफ़ टैब, सबसे पहले तो हम उसको ये कहेंगे कि भाई ये आप सेल देखो, अगर ये सेल
ग्रेट मतलब इक्वल है ज़ीरो के तो ज़ीरो ही दे दो, अदरवाइज़ यहाँ पे आपने इस सेगमेंट में देखना है, यहाँ पे फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा, यहाँ पे क्लियर होगा। देन आप इफ़ का फॉर्मूला लगाओ, टैब प्रेस करो, आप ये देखो कि ये जो एम है, एम वाली ये जो कॉलम है, इसमें जो पहला अपने सेल है वो सिलेक्ट किया है। आप इसको देखो, अगर ये ग्रेटर देन हो ज़ीरो के, पहले आप मुझे बताओ कि अगर ये ज़ीरो से ग्रेटर हुआ तो फिर क्या होगा? इसका मतलब है वो डुप्लीकेट है। हम यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे मेंशन कर देते हैं डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, ठीक है जी, सिर्फ डुप्लीकेट ही मेंशन करता हूँ। यहाँ पे आप ये भी मेंशन करते हैं डुप्लीकेट है जी, तो एक्सेस जो है वो अभी तक रिवर्स नहीं हुई, ठीक है, क्लियर है बात। अभी हमने उसको बता दिया कि भाई आप ये सेल देखो, अगर ये ज़ीरो से ग्रेटर है तो डुप्लीकेट है, अदरवाइज़ क्या होगा? अदरवाइज़ यहाँ पे फ़िलहाल मैं आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ और एंटर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ हमने डुप्लीकेट जो है ना वो फाइंड आउट कर लिया, क्लियर है। इससे हमने यहाँ पे डुप्लीकेट बना दिया। ये स्टेटस वाला अगर आप ना बनाएं फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन रिकॉन्सिलेशन में हमने सम इफ का फॉर्मूला जब लगाना है ना, तो इसके लिए यहाँ पे हमें क्या होगा कि हमारे स्टेटस यहाँ पे हमें पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है बात ये। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे दोबारा F2 करेंगे और इसी में हमने फर्दर चीज़ें भी लेके आनी है। हम उसको ये कहेंगे कि आप जो है ना इसमें ओ वाला कॉलम भी आप देखो, इसमें ये हम ओके रिमूव करके कॉमा से पहले दोबारा इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे, इफ़ टैब, और हम कहेंगे कि आप ये वाला जो सेल है ना, ओ वाला कॉलम, आप ये भी देखो, अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो इसका क्या मतलब है, पहले आप ये बताओ। ये मेरा आपसे सवाल है कि अगर ये वाला जो वेरिएंस वाला सेल है, ये पूरी जहाँ पे ये ज़ीरो के इक्वल ना हो तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वहाँ पे अमाउंट मिसमैच है, वहाँ पे वेरियस अमाउंट निकली है, वहाँ पे तो अमाउंट होगी ना जहाँ पे इक्वल नहीं होगा ज़ीरो के, तो ऐसी बात है। कॉमा प्रेस करेंगे, वैल्यू ट्रू क्या होगी कि अमाउंट मिसमैच, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे अमाउंट मिसमैच, ये अमाउंट मिसमैच, अदरवाइज़ कोमा और इन्वर्टेड कॉमा में हम कर देंगे ओके, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंटर कर देंगे, ठीक है जी। और इसी तरह से यहाँ पे आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लें और यहाँ पे स्टेटस में आप देखेंगे तो आपके पास डुप्लीकेट, मिसमैच, ओके, ये तीन चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने एक और काम देखना है कि ये जो हमारे पास I8 है, ठीक है, ये जो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं, ये वाले I वाले जो हमारे पास ये सेगमेंट है, अगर ये ज़ीरो के इक्वल हो तो इसका क्या मतलब है कि बैंक में क्लियर ही नहीं हुआ अभी तक। हमारी बुक्स में तो आ रहा है ना, ये वाला मैच की आ रही है, लेकिन जो बैंक है वो वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। वो टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है क्या, 28-29 तारीख को जो है ना वो चेक इशू किया, अभी उसको 2-3-4 दिन लगेंगे, तो वो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से जो है ना वो शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा हम स्टेटस में आएंगे, F2 करेंगे यहाँ पे और ओके वाला रिमूव करके दोबारा इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे, लाइक ये नेस्टेड इफ़ का यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। इफ़ यहाँ पे कहेंगे कि अगर ये आई वाला जो है, यहाँ पे आई वाले कॉलम में जहाँ जहाँ पे जो वैल्यू आ रही है आप देखो, अगर ये इक्वल हो ज़ीरो के, देन क्या होगा कि वो नॉट क्लियर, नॉट येट क्लियर, यहाँ पे आप मेंशन कर दो नॉट येट क्लियर्ड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, एंड देन अगर ये तीनों सिनेरियो मतलब कि अगर ये ना हो तो फिर क्या करें, फिर आप यहाँ पे ओके कर दें अगर वैल्यू फॉल्स हो। देन यहाँ पे हम इसको डबल नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे एक बार फॉर्मूला, यहाँ पे आप देखें कि आपके पास ये तीनों जो आइटम्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास आ रही हैं। ये कॉलम बनाने का मकसद ये था, हालांकि यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ से हमें ये पता चल रहा था नॉट येट क्लियर्ड का, यहाँ से डुप्लीकेट का पता चल रहा था, यहाँ से वेरिएंस का पता चल रहा था। ये लगाने का मकसद ये है कि हमारे पास ये सारी समरी हो, समरी भी हो, और इसके साथ जब हम रिकॉन्सिलेशन में लगा रहे हो कि भाई ये मिसमैच वाला है, ये डुप्लीकेट वाला है, ये एक्सेस वाला है, तो हमारे पास वो चीज़ें आ रही हों, ठीक है जी, क्लियर है बात। अभी तक हमने बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक को बड़ा डिटेल में देख लिया, काफ़ी चीज़ों को हमने बड़ा सिंपल वे में देखा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो भी हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया। उसके बाद हम आते हैं चेक रजिस्टर में। चेक रजिस्टर में हमने ये देखना होता है कि भाई यहाँ पे ये यहाँ तक ये जो डेटा है ना आपके पास अवेलेबल होगा, आपके पास ये स्टेटस का कि डेट आ रही है, पे आ रहा है, अमाउंट आ रही है, वाउचर नंबर आ रहा है, उसके बाद साइन बाई आ रहा है, और रिमार्क्स ऑथोराइज्ड वगैरह ये आ रहा है, और उसके बाद अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई कैंसिल हुआ है, जिस तरह ये कैंसिल है तो यहाँ पे मैन्युअली कैंसिल मेंशन किया गया है,
तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ डिटेल आ रही होती है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि भाई ये जो भी यहाँ पे चेक्स आ रहे हैं हमारे चेक रजिस्टर में, क्या वो बैंक से क्लियर हो गया या नहीं हो गया। तो वो हम कैसे करेंगे, इज़ इक्वल टू सबसे पहले काउंट इफ़ का फार्मूला ही लगाएंगे। कहाँ पे काउंट इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, बेस क्या बनाएंगे, हमने देखना है किन को भला, हमने देखना है जी ये जो हमारे पास आ रहे हैं ये हमारे पास ये जो है ना ये परचेज वाउचर नंबर ये आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, इनको हमने देखना है। एक सेकंड नहीं, यहाँ पर जो पहला कॉलम हमारे पास ये चेक नंबर आ रहा है, सॉरी चेक नंबर को हमने देखना है। इस सेल में आया इज़ इक्वल टू काउंट इफ़, टैब प्रेस करेंगे, रेंज पे आएंगे। रेंज कहाँ से हमने देखना है, हमने देखना है क्या बैंक में क्लियर हुए हैं या नहीं हुए। तो बैंक में आके उसी रेफरेंस नंबर को जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था वहाँ पे आएंगे, यहाँ से लेके एट द एंड तक सिलेक्ट किया, फिक्स कर लिया, कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, ये चेक नंबर होगा, ठीक है जी। ये हमें उसने बता दिया कि भाई ये क्लियर्ड है, 1 का मतलब अगर आ रहा है वहाँ पे तो क्लियर्ड है। अभी हम इसी में F2 करके इसी में एक फार्मूला लगाएंगे, काउंट इफ़ के पीछे आप इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे, ये हमारे पास है लॉजिकल टेस्ट। काउंट इफ से पहले इफ़ का फार्मूला हमने लगाया, ठीक है, और एट द एंड हम क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ पे इसको बताने जा रहे हैं कि अगर ये ग्रेटर देन हो किसके भला, अगर ये ग्रेटर देन हो, या इसको हम एक और काम कर सकते हैं कि अगर ये इक्वल हो 1 के, देन आप क्या करो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में यस कर दो, ठीक है। 1 का मतलब ये है कि वो बैंक स्टेटमेंट में ये वाला चेक नंबर है अवेलेबल, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में हमने यस कर दिया, अदरवाइज यहाँ पे आप नो कर दो, ठीक है जी। इसको आप नीचे की तरफ ड्रैग कर लो, ठीक है। ये जहाँ जहाँ पे अभी क्लियर देखें, अभी यहाँ पे ये नो है और ये जैसा आ रहा है, इसको यहाँ पे आप देखें, इसको जहाँ पे जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ, मतलब ये कि हमने कैंसिल किया, बैंक ने फिर भी यस इसको क्या किया हुआ है, क्लियर किया हुआ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अब आगे हमने ये भी देखना है कि क्या ये कैंसल मार्क्ड हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके लिए सिंपल इफ़ का फॉर्मूला लगेगा, इज़ इक्वल टू इफ़, हम कहेंगे कि इस सेल में देखो अगर यहाँ पे मैनुअली कैंसल मेंशन है तो येस, अदरवाइज नो, इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में कहेंगे कि G6 में देखो कहीं पे कैंसल्ड है, मेक श्योर यहाँ पे स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अपर लोअर केस में भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कैंसल्ड इन्वर्टेड कॉमा, देन आप क्या करो, वैल्यू ट्रू क्या होगी भला, यस, अदरवाइज नो, ठीक है जी, क्लियर है। और यहाँ पे आप इसको डबल क्लिक कर दो, ठीक है जी। अभी हमारे पास ये 2 चीज़ें आ चुकी हैं। अब यहाँ पे एक्चुअली बैंक का हमने स्टेटस भी जानना है। बैंक का स्टेटस हमने क्या जानना है कि भाई देखो क्या ऐसा तो नहीं है जिस तरह यहाँ पे ये सिनेरियो बन रहा है कि हम बैंक ने क्लियर भी कर दिया है और वो कैंसिल भी हुआ है। बैंक ने क्लियर भी कर दिया, कैंसिल भी हुआ है, तो मतलब यह है कि हम उसको देखना पड़ेगा कि बैंक ने क्लियर कर दिया है हमारी क्लियर कर दिया हमारी कैंसिलेशन के बावजूद, तो उसको हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे इफ़ के रिलेटेड कुछ सिनेरियो यहाँ पे बनाना पड़ेंगे जिसको अपने गौर से देखना है। इज़ इक्वल टू इफ़ का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे। सबसे पहले तो हम उसको ये कहेंगे कि भाई आप ये चेक नंबर वाला सेल देखो, अगर ये इक्वल है ब्लैंक के तो फिर आप हमें ब्लैंक की रिज़ल्ट दे दो, अदरवाइज़ यहाँ पे दोबारा इफ़ का फॉर्मूला लगाओ। लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या होगा, लॉजिकल हमारा टेस्ट ये होगा कि यहाँ पे आप इस सेल को देखो, यहाँ पे हमारा ये क्लियर्ड बाय बैंक है, अगर ये इक्वल है किसके भला, यस के, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। बल्कि यहाँ पे हमें 2 हमने सिनेरियो बताने थे, यहाँ पे इफ़ एंड का लगेगा। मैं दोबारा से इफ़ में गया हूँ, दोबारा एंड का फंक्शन दोबारा से यूज़ किया, यहाँ पे हमने 2 लॉजिकल टेस्ट लगाने हैं। सबसे पहले आप एच वाला ये सेल देखो, अगर ये इक्वल हो इन्वर्टेड कॉमा में यस के, एंड दूसरा लॉजिकल टेस्ट क्या है कि अगर आप फिर आप ये आई भी देखो, आई भी इक्वल हो यस के, जिस तरह भी नीचे हमने यहाँ पे ये देखा ये कैंसिल हुआ था, फिर भी यहाँ पे बैंक ने इसको क्लियर किया हुआ है। अगर ये भी इक्वल हो यस के तो फिर आप क्या करोगे, इन्वर्टेड कॉमा और फिर वैल्यू इफ़ ट्रू क्या होगी, कॉमा, यहाँ पे हम कहेंगे कि क्लियर्ड बाय बैंक डिस्पाइट कैंसिलेशन,
या जो भी शॉर्ट वर्जन आप लिखना चाहो वो लिख लो। अभी तक हमने यहाँ पे उसको ये बताया कि अगर आप ये दोनों सेल देखो, अगर दोनों में येस है, हाँ बैंक ने भी क्लियर कर दिया है, हमने कैंसिल भी मार्क किया हुआ है, तो भाई क्यों ऐसा हुआ है, इसको हमने इन्वेस्टिगेट करना है। क्लियर्ड बाय बैंक डिस्पाइट आर कैंसिलेशन, देन कॉमा प्रेस करो और फिर यहाँ पे हम फर्दर इफ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे अगला फॉर्मूला क्या होगा बोला, हम ये कहेंगे कि आप इस एच वाले दोबारा देखो। अभी यहाँ पे हम सिंगल कंडीशन लगाने लगे हैं, आप इसको देखो, अगर ये इक्वल हो यस के, देन आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होगी, इन्वर्टेड कॉमा में आप मेंशन करोगे यहाँ पे प्रेजेंटेड, मतलब ये है कि अगर ये बैंक की तरफ से क्लियर हो चुका है तो हम साफ ज़ाहिर है कि हमने इसको प्रेजेंट कर दिया। ठीक है जी, इसको आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लो। ठीक है, उसके बाद दोबारा हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, टैब, हम उसे कहेंगे कि आप जो है ये I6 देखो, ये I6 अगर है इक्वल किसके भला, यस के, अगर हमने इसको कैंसिल कर दिया, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है बट इसको ज़रा गौर से समझिएगा। देन यहाँ पे आप उसको इन्वर्टेड कॉमा में मेंशन करोगे नॉट क्लियर्ड, नॉट क्लियर्ड consistent with our cancellation। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और अगर ये जो तीनों हमने कंडीशंस उसको बताई हैं, एक जिसमें हमने दो कंडीशन चेक की थी, एक हमने कहा कि प्रेजेंटेड है, एक हमने कहा कि नॉट क्लियर डिस्पाइट आवर कैंसिलेशन है, अगर ये तीनों नहीं होती तो फिर क्या करें आप, वैल्यू फॉल्स में फिर आप यहाँ पे कर दें आउटस्टैंडिंग, स्टिल जो चेक्स हैं वो आउटस्टैंडिंग है और आप इसको एंटर कर दो। ठीक है जी, और यहाँ पे आप इसको इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर दो। ठीक है जी, देखें, ये देखें, अभी उसी तरह से जो हमने इसको सिनेरियो बताए हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है ना उसने हमें बता दिया है। अभी जहाँ जहाँ पे येस आ रहा है मतलब वहाँ पे उसने हमें प्रेजेंट कर दिया है, जहाँ पे नो आ रहा है उसने आउटस्टैंडिंग कर दिया, जहाँ पे बैंक ने क्लियर कर दिया हमारी कैंसिलेशन के बावजूद उसने क्या किया कि क्लियर्ड बाय बैंक डिस्पाइट कैंसिलेशन, और इसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिपॉजिट स्लिप आ रही हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये हमारे पास 2 शीट्स का काम रह गया है, बाकी हमारी रिकॉन्सिलेशन तकरीबन रेडी है। इसमें भी हमने देखना है कि जो हमारे पास ये जो डिपॉजिट स्लिप्स आ रही हैं और हमारे पास ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आ रही हैं इनका क्या सिस्टम है, इनको हम देखेंगे उसी तरह से। इज़ इक्वल टू, सबसे पहले काउंट इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे, रेंज हमने कहाँ से देखनी है, बैंक स्टेटमेंट से हमने देखनी है, बैंक स्टेटमेंट में आएंगे, रेफरेंस नंबर ये हमने सिलेक्शन की, इसको हमने फिक्स किया, कॉमा, और यहाँ पे जो हमारा क्राइटेरिया बनता है डिपॉजिट स्लिप से बनेगा, वो कौन सा बनेगा, ये स्लिप नंबर जो पहले कॉलम है हमारे पास, इसको हमने एंटर कर लिया, 1 आ गया। इसी में हम एक फार्मूला लगाएंगे जिस तरह हमने पिछली शीट में फार्मूला लगाया था, काउंट इफ़ के पीछे हम इफ़ की एक कंडीशन लगाते हैं और हम ये कहते हैं कि अगर ये जो काउंट इफ़ का रिज़ल्ट आया अगर ये इक्वल हो 1 के, फिर आप क्या करो, कि फिर आपको कह दो कि क्लियर्ड इन्वर्टेड कॉमा में, और अगर ये 1 के इक्वल ना हो, लाइक 0 हो, 0 भी तो होगा ना कहीं, तो फिर आप इन्वर्टेड कॉमा में कर दो इन ट्रांजिट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है जी, इसको आप नीचे की तरफ ड्रैग कर लो। ये देखें, अभी हमें यहाँ से क्या पता चला कि दो जो हमारे ये डिपॉजिट स्लिप्स हैं, ये 1105 और 1106 जो है फ़िलहाल इस पर एक मिनट हम यहाँ पे ना फ़िल्टर भी लगा लेते हैं, हो सकता है 2 से ज़्यादा हो, फ़िल्टर लगाया और यहाँ पे जो हमारे पास सिर्फ इन ट्रांजिट वाली हैं उनको हम देख लेते हैं। ये हाँ साफ जाएगा, 2 से ज़्यादा थी, तो इसमें कैश भी है और चेक भी हैं कि ये वाली जो हमारे पास डिपॉजिट स्लिप्स हैं ये पर्टिकुलरली जो है ना वो इन ट्रांजिट में है, तो इनको भी फर्दर जो है वो अकाउंट फॉर हो रहे हैं रिकॉन्सिलेशन में। इन ट्रांजिट का मतलब आपको क्लियर होगा कि
मंथ एंड में 29 को 31 को लाइक ये हमने कैश और चेक जो है वो डिपॉजिट स्लिप के थ्रू करवाया, लेकिन अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हुआ, बैंक में हमें शो नहीं हुआ, तो इसका ये है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। अभी इसमें हमारे पास पेमेंट्स भी होंगी और रिसीट्स भी होंगी, दोनों का सेपरेट भी हो सकता है, दोनों का कंबाइन भी हमारे पास डेटा हो सकता है। तो इसको हमने किस तरह से रिकॉन्साइल करना है, इसको हमने देखना है कि हमारे क्या ये कैश बुक में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको भी हम वैसे कर लेते हैं, इज इक्वल टू काउंट इफ़, टैब प्रेस करेंगे, रेंज क्या है हमारे पास देखना, तो हमने इस रेफरेंस नंबर को है। हम यहाँ पे कैश बुक में आएंगे, कैश बुक में आने के बाद यहाँ पे आप देख लें इसी मैच की को बेशक आप देख लें, ये हमारे पास यहाँ पे ये भी हैं, चले मैच की कोई देख लेते हैं हम। ये मैच की जो है इसको हमने फ़िक्स कर दिया, कॉमा प्रेस किया, उसके बाद हम आते हैं जी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में। हमारे पास जो रेफरेंस नंबर है सॉरी क्राइटेरिया है वो है हमारे पास ये रेफरेंस नंबर, इसको हम एंटर कर लेते हैं और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लगाते हैं फार्मूला इज इक्वल टू इफ़ टैब, अगर ये सेल जो है, हालांकि इसी सेल में भी हम येस नो कर सकते थे, ठीक है, अगर ये सेल जो है इज इक्वल टू 1 है, देन जो है यहाँ पे क्या है इन बुक्स, और अगर ये 1 के इक्वल नहीं है, नॉट इन, सॉरी इसको इन्वर्टेड कॉमा में हमने मेंशन करना था, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा, नॉट इन बुक्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंटर कर लिया, ठीक है जी। उसी तरह से इसको हम डब्बा इस तरह कर लेंगे और यहाँ पे इसको फ़िल्टर कर लेते हैं, ये सारी बुक्स में है। देखें गलती हो गई ना, मैंने आपको कहा था वही गलती मुझसे हुई कि यहाँ पे हमने फ्रीज़ पेन वाला मैंने ऑप्शन यूज़ किया हुआ है, तो आपने मेक श्योर करना है जो पहली आपके पास सेल है वहाँ से आप डेटा यूज़ करें। तो अभी हम पहले सेल पे आएंगे और यही काम यहाँ पे करेंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ़ टैब, रेंज हमारे पास कैश बुक में है, हमारे पास ये वाली रेंज है 4 कॉमा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, और ये हमारे पास आ गया, इसका क्राइटेरिया एंटर कर लिया हमने, ये पहली जो है वो ही नहीं है, ओके जी। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू इफ़ टैब, इफ़ दिस सेल इज इक्वल टू 1, देन क्या है कि इन बुक्स, या रिकॉर्डेड आप कर लें, इन बुक्स या रिकॉर्डेड एक ही बात है, अदरवाइज इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, नॉट इन बुक्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये क्लोज और एंटर कर लें, ठीक है जी। इसको आप नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पे दोबारा फ़िल्टर लगा लें एक बार, ताकि आपको पता चल जाए कि नीचे भी तो कोई ऐसी नहीं है, नॉट इन बुक्स पे आ जाएं, ओके कर लें, नॉट इन बुक्स, ठीक है जी, ये हो गया। अभी हम आते हैं कहाँ पे वाला अपनी रिकॉन्सिलेशन में। यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे लिंक्स हमने लगाए हुए हैं, ठीक है जी, लिंक्स हमने लगाए हुए हैं, और यहाँ पे फर्दर भी डिफरेंस हमारे पास आ रहा है। फर्दर डिफरेंस हमारे पास कैसे आ रहा है, लिंक जिस तरह हमने लगाए हुए वो मैं आपको बता दूँ, देखें गौर से। सबसे पहले हमने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस लेके आए, उसके बाद हमने यहाँ पे जो डिपॉजिट इन ट्रांजिट है वो सामने का फॉर्मूला लगाया हुआ है। यहाँ पे आप उसके लिंक पे जाएंगे तो यहाँ से हमने सिंपल इन ट्रांजिट को सिलेक्ट करके इसका लिंक लगाया हुआ है, F5 करते हैं, ये आपको इजीली पता चल जाएगा, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। और यहाँ पे आते हैं कि हमारे पास पेमेंट में कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है, और यहाँ पे जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे जो मैंने सिलेक्शन की हुई है ये थोड़ी सी गलत सिलेक्शन है, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं जी नॉट इन बुक्स, ये हमने किया था। अच्छा ये नहीं आया, एक बार मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे एक सेकंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में आते हैं। ये हमारे पास 4,65,000 का ये डिफरेंस आ रहा है
इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू सम, टैब प्रेस करते हैं, सम इफ़ का फॉर्मूला यहाँ पे हमने लगाना है, टैब प्रेस करते हैं, रेंज क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में आते हैं, रेंज हमारे पास है ये नॉट इन बुक्स, ये हमने रेंज सिलेक्ट कर ली, F4 से फिक्स कर लिया, देन कॉमा प्रेस किया, इसमें हमारा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, क्या बोला, ये जो हमने ऊपर नॉट इन बुक्स लिखा है, हमें इसका सम चाहिए जहाँ जहाँ पे नॉट इन बुक्स आ रहा है, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे नॉट इन बुक्स, कोई यहाँ पे स्पेलिंग की, कोई स्पेसेस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। और यहाँ पे सम रेंज क्या है, सम रेंज हमने इसको करना है, यहाँ से लेके यहाँ पे तक इसको हम सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे, ये देखें अभी ये सम रेंज हमने यहाँ फॉर्मूला लगाएगा, और इसी तरह से अपने फॉर्मूला लगाना है, बैंक चार्जेस हों जो भी हो, ठीक है। तो ये हमने सिंपल, आपने ये टेम्पलेट के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, बैंक साइड है, बैंक साइड में क्या होगा कि ओपनिंग बैलेंस आ गया, इसमें जो डिपॉजिट ट्रांजेंट है अभी उनको हमने ऐड कर दिया, जो हमारे अनप्रेजेंटेड आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं वो यहाँ पे आ गया, और आउटस्टैंडिंग को जहाँ पे हमने फ़िल्टर आउट किया हुआ है, कहाँ से भला, ये जो हमारे पास चेक रजिस्टर आ रहा था, और हमारे पास ये जो 5 लाख की ये जो वैल्यू है, ये हमारे पास वो जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थी उसको हमने ऐड बैक किया, कि जो हमने 5 लाख की कौन सी वैल्यू थी, वो चेक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैंसिल हुआ बट बैंक ने क्लियर कर दिया हुआ था, ठीक है। उसी तरह से ये हमारे पास 20,02,47,600 आ गया, एंड देन बैलेंस एज पर कैश बुक है, वो ये वैल्यू हमने निकाली थी। कोई हमारे पास जो ट्रांजैक्शन का मसला था ना, ये यहाँ पे मैंने लिंक लगा दिया, एक बार काइंडली नोट कीजिएगा, ये कंट्रोल एक्स करके मैं ऊपर कर लेता हूँ, ये हमारे पास इनवर्ड थी, इसमें जो रिसीट्स थी येट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कि जो हमारे पास यहाँ पे हमने एक्चुअली क्या किया कि यहाँ पे गौर से देखिएगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में ये वाली जो पर्टिकुलर रिसीट थी पहले वाली, ये हमारी कैश बुक में नहीं आ रहा, यही तो हमने यहाँ पे चेक लगाया ना, ज़ीरो का मतलब ये कि हमारी कैश बुक में नहीं आ रहा, तो इसको हम यहाँ पे ऐड बैक करेंगे, और ये बैंक चार्जेस हमने लेस कर दिया अपनी बुक्स में से, जो डुप्लीकेट पोस्टिंग थी वो हमने ऐड बैक कर दी, एंड देन जो अमाउंट मिस मैच वर्सेस बैंक क्लियरेंस थी वो हमने इसमें से माइनस कर दी, तो हमारे पास ये अभी जो डिफरेंस है वो नील आ गया। इसमें अभी ऑनलाइन का भी इम्पैक्ट आ गया है, इसमें हमने चेक्स को, स्लिप्स को, और जो भी हमारे पास डिफरेंसेस थे, बैंक चार्जेस, डुप्लीकेट, मिस मैच वगैरह वो हमने देख लिया हुआ। तो आई होप कि आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।